हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेटर क्लासेस पे। आज हम लोग करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा घटना चक्र इस वीडियो में कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में भारत की क्या स्थिति थी इसमें उसके बारे में जानेंगे। देखिए ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार जो है आपका तलवारबाजी में भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग किया गया। तलवारबाजी में पहली बार तो किस खिलाड़ी ने प्रतिभाग किया? भवानी देवी ने। दीपा कर्माकर के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी महिला एथलीट है, वो आपकी प्रणति नायक है। कौन है? प्रणति नायक। ठीक है, ये दीपा कर्माकर के बाद दूसरी महिला एथलीट है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। फिर उसके बाद है आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में नौकायन में प्रतिभाग करने वाले भारत की पहली महिला एथलीट नेत्रा कुमानन। नौकायन, न से नेत्रा और न से नौकायन, याद रखिएगा। ठीक है, न से नेत्रा न से नौकायन। फिर उसके बाद जो है तलवारबाजी में हम अभी आपको बताया है भवानी देवी ने प्रतिभाग किया था। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है पूरा हम लोग करेंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाले भारत की 7वीं महिला तैराक कौन है? माना पटेल हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं जो ब्रैकेट में दिया गया है। देखिए ये आपकी तवलीना बोर्गोहेन है। इन्होंने क्या किया है, लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला मुक्केबाजी में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो वर्ष 1997 में जन्मी असम की लवलीना महिला मुक्केबाजी में 64 से 69 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में तुर्की के बुसेनबाज सुरमेनेली से पराजित हुई और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। ठीक है, तो 64 से 69 किलोग्राम भार में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, लवलीना बोर्गोहेन। और लवलीना लगातार 2 विश्व चैंपियनशिप एवं वेल्टर वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने वर्ष 2017 एवं 2021 के एशियाई चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, लवलीना ने कांस्य पदक जीता है किसमें? मुक्केबाजी में। ठीक है, मुक्केबाजी में लवलीना ने कांस्य पदक जीता है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे है आपका माना पटेल से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाले भारतीय महिला तैराक हैं माना पटेल से। तो ये आपके लोग हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है ये। ठीक है, इंद्रजीत लांबा तथा इम्तियाज अनीस के पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी में प्रतिभाग करने वाले तीसरे भारतीय हैं फवाद मिर्जा। ठीक है, तीसरे भारतीय हैं फवाद मिर्जा, तीसरे भारतीय जिन्होंने घुड़सवारी में प्रतिभाग किया। ठीक है, जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय हैं दीपक काबरा। दीपक काबरा ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाया था। ठीक है, और एक आप ये भी याद रखिएगा, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के संयुक्त सचिव जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय बने। ठीक है, तो ज्यूरी सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय बने कौन? वो आपके हैं पवन सिंह। पवन सिंह को याद रखिएगा, ज्यूरी सदस्य बने हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिस खेल स्पर्धा में सर्वाधिक भारतीय एथलीट्स ने प्रतिभाग लिया तो वो एथलेटिक्स है। 16 एथलीट्स सहित 26 सदस्यीय दल। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से प्रथम पदक जीतने का गौरव प्राप्त हुआ। तो देखिए पहला पदक जो टोक्यो ओलंपिक में किसी व्यक्ति ने जीता वो मीराबाई चानू को मिला था। सिल्वर मेडल मिला था, किसमें मिला था? 49 किलोग्राम लिफ्टिंग में मिला था, भारोत्तोलन में। ठीक है, जो ओलंपिक के इतिहास में वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला रजत पदक एवं समग्र रूप से दूसरा पदक जीतने वाली एथलीट है। ठीक है, रजत पदक में पहला है, सिल्वर मेडल में पहला है, ऐसे ओवरऑल दूसरा है। ठीक है, चानू जी दूसरा है, मीराबाई चानू दूसरा है। पहला कौन है? कर्णम मलेश्वरी है, कर्णम मलेश्वरी पहला है। ठीक है, और दूसरा मीराबाई चानू है जिन्होंने भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पदक जीता। जो कर्णम मलेश्वरी थी 69 किलोग्राम में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और आपकी चानू जी ने किसमें जीता है? चानू जी ने 49 किलो चानू जी ने। क्लियर है?
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में पीवी सिंधु द्वारा, देखिए ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन की महिला, देखिए बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में पीवी सिंधु द्वारा जीते गए 2 पदक हैं। एक तो रजत पदक उन्होंने सिल्वर मेडल 2016 में जीता था, ठीक है, रियो ओलंपिक में उन्होंने जीता था एक मेडल, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और इसमें उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। सिल्वर उन्होंने कब जीता था? 2016 में। और पीवी सिंधु ने इस बार जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है उनको, कांस्य पदक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे, केडी जाधव थे। कौन थे? केडी जाधव, याद रखिएगा, केडी जाधव। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार फाइनल में प्रवेश किया। अब तक जितने ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, वो भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, तो हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? देखिए, वंदना वंदना कटारिया ने पहली बार हैट्रिक लगाया है। हॉकी खिलाड़ी हैं। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध इन्होंने हैट्रिक लगाया है। 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से पराजित कर कांस्य पदक जीता है। कब जीता है? 41 वर्षों के अंतराल के बाद हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, यानी 1980 में जीता था, ठीक है। मॉस्को ओलंपिक में 1980 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद अब जाके 41 साल के सूखे को मिटाया है भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने। क्लियर है? अब देखिए, अब पीवी सिंधु, इनका पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु। 1995 हैदराबाद में जन्म हुआ है इनका। इनका जन्म कब हुआ है? 1995 हैदराबाद में। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ है, ठीक। तो हैदराबाद में जन्म हुआ है, वर्ष 1995 में है, ठीक है। 2020 में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में चीनी खिलाड़ी ही वेंग जियाओ को पराजित कर कांस्य पदक जीता इन्होंने। रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक एवं टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतकर लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इसके पहले जो है सुशील कुमार, जो पहलवान इसमें जेल में सजा काट रहे हैं, ठीक है, मर्डर का आरोप लगा है उनके पे, पहले एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के 2 अलग अलग संस्करणों में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीते हैं। क्लियर है? इनको पद्मश्री, पद्म भूषण सबसे सम्मानित कर दिया गया। 2020 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, नाम बदल दिया गया है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, ये देखिए बजरंग पुनिया साहब भी हैं, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए। और 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के बजरंग पुनिया ने दौलत नियाज बेकेव को एकदम नियाज बेकेव बना दिया, ठीक है। ये कजाकिस्तान के थे जिनको 8-0 से पराजित कर कांस्य पदक जीता है, ठीक है। सुशील कुमार एवं रवि कुमार दहिया के पश्चात ओलंपिक खेलों एवं विश्व चैंपियनशिप दोनों में पदक जीतने वाले बजरंग तीसरे भारतीय पहलवान हैं, ठीक है। एक बजरंग ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 1 सिल्वर मेडल वर्ष 2018 में, 2 कांस्य, 13 और 19 सहित कुल 3 पदक जीते हैं। साथ ही बजरंग कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले छठे भारतीय पहलवान हैं। क्लियर है? बजरंग ने कौन सा पदक जीता है? तो सुशील कुमार के पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान हैं रवि कुमार दहिया। और तीसरे हो गए हैं आपके
तीसरे आपके हो गए हैं बजरंग पुनिया। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या। देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत ने कितने कुल पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में, तो ये आप याद रखिएगा, भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं इस बार। ठीक है, 1 स्वर्ण 2 रजत तथा 4 कांस्य पदक जीते हैं। तो 1 स्वर्ण तो नीरज चोपड़ा ने जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब किया था? लंदन ओलंपिक 2012 में कुल 6 पदक उस समय जीते थे भारत ने। ठीक है, इंडियन ओलंपिक कमेटी के अनुसार पेरिस ओलंपिक 1900 से टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जीते गए कुल पदक की संख्या 32 पदक आज तक भारत ने जीता है। कितने पदक? 35 पदक। भारत का स्थान क्या था भैया पदक तालिका में? इस बार 48वां स्थान था। कौन सा स्थान था भारत का? 48वां स्थान था। क्लियर है बातें? अब देखिए अगला, रोइंग में पुरुषों की लाइट वेट डबल स्कल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले अर्जुन लाल जाट एवं अरविंद सिंह मुक्केबाजी में कोई पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, जो आसाम की हैं, इन्होंने मैंने बताया था। लवलीना बोरगोहेन से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों मुक्केबाजी में भारत के लिए कोई पदक किसने जीता था? वो विजेंद्र सिंह थे, जो बीजिंग 2008 में जीते थे उन्होंने। MC मैरी कॉम लंदन 2012 में जीतने वाली मैरी कॉम ने जीता था। 7 अगस्त 2021 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बना? जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा। भैया ये तो सबके जुबान पे आ गया है, इतना आसान क्वेश्चन तो शायद ही पूछा जाए। इसके पहले अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में जीता था उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, तो भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी देखिए, इस बार भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया देश का। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से पराजित कर एक ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए ले आया। ठीक है, 41 वर्षों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा जीता गया यह पहला ओलंपिक पदक है। 41 साल बाद इस सूखे को मिटाया भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने। ठीक है, पुरुष हॉकी, इसके पहले और मास्को ओलंपिक 1980 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण 1 रजत एवं 3 कांस्य पदकों सहित कुल 12 पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान देखिए मनप्रीत सिंह थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है ये। मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक के। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन संपन्न हुआ कहाँ? जापान में संपन्न हुआ। ठीक है, एशिया का प्रथम शहर जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है, टोक्यो। ठीक है, 64 और 2020 में। ठीक है, 2 बार। ठीक है, 1964 में हुआ था, अब दोबारा 2020 में हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में औपचारिक उद्घाटन की घोषणा की गई जापानी सम्राट नारुहितो द्वारा। 2020 के आयोजन समिति के अध्यक्ष सेको हाशिमोतो। ठीक है, तो ये आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। यूनाइटेड बाई इमोशन, मुख्य विषय क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन, मतलब यूनाइटेड बाई इमोशन, यूनाइटेड किंगडम में हो रहा था इसलिए यूनाइटेड बाई इमोशन नाम रखा गया। ठीक है, उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय। टोक्यो ओलंपिक 2020 यूनाइटेड किंगडम से यूनाइटेड बाई इमोशन याद रखिएगा। देखिए जापान टोक्यो में हो रहा था, गलती से बोल दिए। यूनाइटेड किंगडम से यूनाइटेड बाई इमोशन याद रखिएगा। ठीक है, उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक कॉल्ड्रन को प्रज्वलित किया गया नाओमी ओसाका, जो जापान के टेनिस खिलाड़ी के हैं, उनके द्वारा। ठीक है, ओलंपिक कॉल्ड्रन को प्रज्वलित किया गया इनके द्वारा। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में 12 मार्च 2020 को ग्रीस से टोक्यो 2020 हेतु मसाल रिले की शुरुआत करने वाली प्रथम महिला बनी। वो है अन्ना कोराकाकी।
टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु मसाल रिले का आदर्श वाक्य, होप लाइट्स आवर वे, होप लाइट्स आवर वे, होप लाइट्स आवर वे। ठीक है, होप लाइट्स आवर वे। पूर्व जापान ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। ठीक है, कुल 3 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है इसके पहले, 1964 में, 1972 में, 1998। इस बार का मास्कट क्या था? शुभंकर। देखिए ये अब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुभंकर क्या था ओलंपिक खेलों का? शुभंकर आपका था मिराई तोवा, मिराई तोवा इस बार का शुभंकर था, मिराई तोवा। क्लियर है? बत्तीसवें ओलंपिक खेलों को से रूस को प्रतिबंधित किया गया है, किसके कारण? डोपिंग के कारण। देखिए किस देश को प्रतिबंधित किया गया? तो रूस को प्रतिबंधित किया गया, एकदम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूस को इस बार ओलंपिक खेलों से प्रतिबंधित किया गया, किसके कारण? डोपिंग के कारण। ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया कितने देशों ने? 205 देशों ने। ठीक है, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों प्लस एक IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल नए खेलों की संख्या कितनी है? तो टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, कराटे है, स्केटबोर्ड है, सर्फिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, बेसबॉल है, सॉफ्टबॉल है। ठीक है, ये सब शामिल किए गए हैं 4, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग एवं स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल को वर्ष 2008 के बाद पुनः वर्ष 2020 में शामिल किया गया। ठीक है, तो कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग एवं स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये 4 खेलों को शामिल किया गया इस बार। और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल को फिर से 2008 के बाद फिर से 2020 में शामिल कर लिया गया। अगला है, देखिए 2020 में कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएँ जितनी हुई थी 33 खेल थी और 339 प्रतिस्पर्धाएँ हुई थी। कुल एथलीट्स ने प्रतिभाग किया 11,259 लोगों ने प्रतिभाग किया, कुल इतने एथलीट्स थे। ठीक है, 2020 में कुल देशों राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने पदक जीते 93। 2020 में कुल इतने पदक वितरित किए गए, 2401 पदक वितरित किए गए। NOCS ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता, वो बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान तथा सैन मेरिनो, इन्होंने पहला पदक जीता ओलंपिक के इतिहास में। उसके बाद है टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन 3 देशों ने ओलंपिक में इतिहास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, बरमूडा, फिलीपींस तथा कतर ने, इन तीनों ने पहला स्वर्ण पदक जीता। देखिए एम्मा मैक्यूओन है, इनके बारे में जान लीजिए। ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक एम्मा मैक्यूओन टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों की सबसे सफल एथलीट रही हैं, एम्मा मैक्यूओन। ठीक है, इतना बहुत है एम्मा मैक्यूओन के बारे में जानने के लिए। मिराई तोवा जो शुभंकर था इस बार का, उसका मतलब होता है अनंत काल, इटर्निटी पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य में ऐतिहासिक परिवर्तन किया। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य है CTS, LTS, फोर्टियस, कम्युनिटर, अंग्रेजी में फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ये इस बार इसका नया नाम दिया गया है, मोटो। ठीक है, मास्कट मिराई तोवा, मोटो CTS, ATS, फोर्टियस, कम्युनिटर, ये है। 23 जुलाई 2021 को टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में प्रथम 3 क्रम पर परेड करने वाले देश हैं ग्रीस है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजक। दूसरा आपका शरणार्थी ओलंपिक टीम है और तीसरा ROC है। टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में सबसे अंत में प्रवेश करने वाले 3 देश फ्रांस है, अमेरिका है और जापान है। क्रमशः फ्रांस 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबानी करेगा। 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस करेगा। ठीक है, अमेरिका 2028 में करेगा एवं जापान अंतिम में इसके बाद लास्ट में मेजबानी करेगा, इसलिए अंतिम में पायदान में था। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में देशों के प्रवेश हेतु जिस प्रणाली को अपनाया गया है वह है, तो जापान
अंतिम पर था। ठीक है, उसके बाद है टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में देशों के प्रवेश हेतु जिस प्रणाली को अपनाया गया वह जापानी भाषा के आधार पर विकसित गोजन प्रणाली था। कौन सा प्रणाली था? गोजन प्रणाली। गोजर से याद रखिएगा, गोजन प्रणाली। क्लियर है? चलिए, अब ये तो ओलंपिक की रही बात। ठीक है, फिर से एक बार अगर आपको नहीं समझ आया वीडियो फिर से देख लीजिएगा रिपीट करके। ओलंपिक, इससे अधिक एक भी प्रश्न नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में ओलंपिक का। अब देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। उच्च क्षमता के सौर फोटो वोल्टेइक मॉड्यूल्स में गीगावाट स्तरीय उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उत्पादन संबंधी इंसेंटिव PLI योजना है, जो 7 अप्रैल 2021 को नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई इफिशियंसी सोलर PV मॉड्यूल्स, यही योजना 7 अप्रैल को कुछ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे। ठीक है, 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अगला है भारत में लिंग, देखिए फिर से बोल दे रहे, उच्च क्षमता के सौर फोटो वोल्टेइक मॉड्यूल्स में गीगावाट स्तरीय उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उत्पादन संबंध इंसेंटिव PLI योजना है, नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई इफिशियंसी सोलर PV मॉड्यूल्स। अगला है आपका भारत में लिंग आधारित संकेतकों के संकलन के रूप में वीमन एंड मेन इन इंडिया, वीमन एंड मेन इन इंडिया, भारत में लिंग आधारित संकेतकों के संकलन के रूप में वीमन एंड मेन इन इंडिया 2020 नामक रिपोर्ट जारी करने वाला मंत्रालय है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसने वीमन एंड मेन इन इंडिया 2020 नामक रिपोर्ट जारी किया है। कौन? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। वीमन एंड मेन इन इंडिया 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? 136.13 करोड़। महिला जनसंख्या कितनी होगी उसमें? 48.65%। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 को मंजूरी देने वाला मंत्रालय है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला देश का पहला राज्य होगा बिहार। बिहार के 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन कौन से? राजगीर और बोध गया। ये हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। ठीक है, 30 मार्च 2021 को भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई नीति आयोग द्वारा। ठीक है, कि भारत के स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश के अवसर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया है तो नीति आयोग के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 10 रुपये प्रति बल्ब की वहनीय दर से उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब प्रदान करने हेतु ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई 24 मार्च 2021 को वाराणसी में। ठीक, ग्राम उजाला की शुरुआत कहाँ से की गई? वाराणसी से। ठीक है, ग्राम उजाला योजना के तहत उच्च गुणवत्ता के LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। किसके द्वारा? कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL द्वारा। ग्राम उजाला योजना पूर्णतः वित्त पोषित है कार्बन क्रेडिट्स द्वारा। ग्राम उजाला योजना के प्रथम चरण में जिन क्षेत्रों में 1.5 करोड़ LED बल्बों का वितरण किया जाएगा वे है कौन कौन से है क्षेत्र? आप याद रखिएगा 1.5 करोड़। ठीक है, LED बल्ब का वितरण किया जाएगा। आपका आरा बिहार, वाराणसी का उत्तर प्रदेश का वाराणसी, बिहार का आरा, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा और महाराष्ट्र का नागपुर। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा और महाराष्ट्र का नागपुर तथा पश्चिम गुजरात के गांव।
अब देखिए अगला प्रश्न। तीस मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया आईआईएम जम्मू में। ठीक है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन आईआईएम जम्मू में किया गया। ठीक है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया 23 मार्च 2021 को। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक। जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा रतले जल विद्युत परियोजना की कार्यान्वयन के लिए जिस संयुक्त उद्यमी कंपनी के निगम को मंजूरी दी गई वह कौन सा है? 17 मार्च 2021 को दी गई, रतले जल विद्युत ऊर्जा निगम को दी गई है। रतले जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है। रतले कहाँ पे स्थित है? चिनाब नदी पर है, जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। झारखंड सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए अभियान कौन सा शुरू किया है? वो समर अभियान शुरू किया, SAAMAR। उसका मतलब होता है, देखिए एस का मतलब स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ठीक है। स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, इसका फुल फॉर्म है। समर की शुरुआत किसने शुरू की है? तो झारखंड की सरकार ने। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र, बाप रे बाप, तैरता हुआ सौर संयंत्र जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? रामागुड़म तेलंगाना में। तो तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? रामागुंडम तेलंगाना में। ठीक है। तो तेलंगाना याद रखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है। समर किसकी योजना है? झारखंड सरकार की। समर किसकी योजना? झारखंड सरकार की। आनंदम जम्मू कश्मीर, रामागुंडम। अमेरिका में इस भारतवंशी को व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए तो वो कौन से व्यक्ति हैं? माजू वर्गीज को, वर्गीज कुरियन से माजू वर्गीज को याद रखिएगा। वर्गीज भैया को व्हाइट हाउस का निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। वर्गीज भैया हमारे निदेशक नियुक्त हो गए। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा अपने अपशिष्ट से संपत्ति वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किया गया स्वच्छता सारथी फेलोशिप को किसने लॉन्च किया? वो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया लीजिया लीजिया हो गई हैं संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव। लीजिए हो गई हैं संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव। क्लियर है? अगला है 22 फरवरी 2021 को जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री इराकली बन गए। इराकली हो गए जॉर्जिया के प्रधानमंत्री। ठीक है। इराकली जॉर्जिया के बन गए अनारकली। 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। कहाँ पे? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा घटना घटित हुई थी 4 फरवरी 1922 को। कब घटित हुई थी? 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक इसका आयोजन होगा। आई होप बातें क्लियर हैं, समझ में आ रही होंगी।
तो 21 से 23 जनवरी 2021 के मध्य पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कच्छ गुजरात में आयोजित 3 दिवसीय बंदरगाह समीक्षा बैठक जो हुई है वो चिंतन बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी? चिंतन बैठक हुई थी। भारत के सबसे लंबे 169.35 सड़क मोहराब पुल का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? कहाँ पे किया गया? मेघालय में किया गया है ये मोहराब पुल। याद रखिएगा, मौ से मोहराब, मौ से मेघालय। मोहराब पुल का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के द्वितीय संस्करण जारी किया गया। देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स III नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गुजरात स्थित 2 परियोजनाओं हेतु भूमि पूजन किया। तो किससे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। पहली परियोजना थी अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना और दूसरी परियोजना थी सूरत मेट्रो रेल परियोजना। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना जो थी वो द्वितीय चरण की रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन, 2 परियोजनाएं जिनका उद्घाटन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। क्लियर है? अब देखिए अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2021 को भारतीय रेलवे ने बोगियों के आवंटन तथा लौह अयस्क की ढुलाई का नियमन करने वाले जिस नीति की घोषणा की वो है लौह अयस्क नीति 2021। ठीक है, तो लौह अयस्क नीति 2021 जो प्रभावी हुई है वो 10 फरवरी 2021 से हुई है। और भारतीय रेल बोगियों के आवंटन तथा लौह अयस्क की ढुलाई नियमन करने वाली नीति है ये। ठीक है, लौह अयस्क नीति 10 फरवरी 2021 से प्रभावी हो गई है। अब देखिए अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? कौशल विकास और उद्यमशीला मंत्रालय द्वारा। तो कौन था ये? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर उस समय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे थे। कौन थे? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। तो नए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, कौशल विकास मंत्री का चार्ज धर्मेंद्र प्रधान जी को दे दिया गया है। पहले ये चार्ज महेंद्र नाथ पांडे को था, अब उनको भारी उद्योग मंत्रालय का चार्ज दे दिया गया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नई पर्यटन नीति 2021 से 2025 लागू करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात। गुजरात ने 12 जनवरी 2021 को 2021 और 25 तक के लिए एक नई पर्यटन नीति लॉन्च किया। ठीक है, पूछ सकता है प्रश्न। देखिए, मुख्यमंत्री बगायत विकास मिशन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बगायत विकास मिशन की घोषणा किस सरकार ने की है? गुजरात की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री बगायत विकास मिशन की घोषणा की है। क्लियर है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स III 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान मिला है। तो अपना यूपी किस स्थान पे है? 9वें स्थान पे है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। यूपी किस स्थान पे है? 9वें स्थान पे। क्लियर है बात? अब चलिए अगला देखिए, वह रिपोर्ट जिसके अंतर्गत पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है, वो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक को प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की जाती है टाटा ट्रस्ट द्वारा। IGR रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट जारी करता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? 2019 में नवंबर में। द्वितीय रिपोर्ट कब जारी किया गया? 2021 में 28 जनवरी को।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। IGR रैंक जो जारी हुआ है, उत्तर प्रदेश का इसमें स्थान है 18वां स्थान है। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। ठीक है। छोटे राज्यों में जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है, उसमें त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है। अधिक जनसंख्या वाले मामले में पहला स्थान, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या मामले में पहला स्थान महाराष्ट्र को, दूसरा स्थान 18वां स्थान यूपी को अपने मिला है। और त्रिपुरा को कम जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। भारत में महिला न्यायाधीश कितनी है? 29%। IGR की जो रिपोर्ट आई है उसमें महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 29% है। अब अगला देखिए क्या है। भारत के सबसे लंबे सड़क मेहराब पुल का निर्माण किया गया है वेहरू नदी पर। अभी मैंने बताया कि मेहराब पुल किस राज्य में बना है? मेघालय में बना है। किस नदी पर बना है मेहराब पुल? वेहरू नदी, वेहरू नदी पर, वेहरू नदी पर। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 है। ठीक है। ये 15 अगस्त 2022 के 75 हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया? 12 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से। ठीक है। अतः आज़ादी के अमृत महोत्सव को कहाँ से लॉन्च किया गया है? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से। ठीक है। ये कब तक जारी रहेगा? 2023 तक, 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए निर्धारित 5 स्तंभ, 5 पिलर्स कौन से हैं? स्वतंत्रता संग्राम के 75 वर्ष के जो 5 पिलर्स हैं आपके, स्वतंत्रता संग्राम, 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष पर उपलब्धियां, 75 वर्ष पर कार्रवाइयाँ, 75 वर्ष पर संकल्प, ये 5 हैं। अचीवमेंट्स एट 75, कितनी उपलब्धियां हुई। एक्शन एट 75, कितनी कार्रवाइयाँ हुई। रिजॉल्व एट 75, 75 वर्ष पर क्या संकल्प लेना। स्वतंत्रता संग्राम, अचीवमेंट्स एट 75, अचीवमेंट एक्शन एट 75, रिजॉल्व एट 75। वर्ष 2013 में देश के पहले जेंडर पार्क की स्थापना की गई थी तिरुवनंतपुरम, केरल में। तो पहले जेंडर पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तिरुवनंतपुरम, केरल में। जेंडर पार्क कहाँ बना है? केरल में, तिरुवनंतपुरम में। क्लियर है। देश भर के दलित एवं वंचित अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने हेतु स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माई इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद के साथ मिलकर किस नई शिक्षा पहल की घोषणा की है? देखिए, शिक्षा हर हाथ, शिक्षा हर हाथ, हर हाथ शिक्षा। ऐसे बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने हेतु स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से MI इंडिया ने सोनू सूद के साथ मिलकर इस नई शिक्षा पहल की घोषणा की है। शिक्षा हर हाथ MI इंडिया का पहल है। किसका पहल है? MI इंडिया का पहल है। शिक्षा हर हाथ किसके साथ मिलकर? सोनू सूद के साथ। 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है MP ने, मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। पंख की शुरुआत कब हुई थी? 24 जनवरी 2021 को। किस सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने की है। क्लियर है। पंख, इसका नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? पूछ सकता है आपसे। PANKH, पंख का मतलब होता है प्रोटेक्शन, अवेयरनेस। P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज एंड H फॉर हेल्थ। H किसके लिए है? हेल्थ के लिए। पंख, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ, पंख का फुल फॉर्म है। डिजिटल मतदाता पहचान पत्र कार्ड, EPIC लॉन्च किया गया है। EPIC किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा हैं। क्लियर है। मुख्य चुनाव आयुक्त, सॉरी वो सुनील अरोरा पहले थे, सुशील चंद्रा हैं। कौन है? सुशील चंद्रा हैं। 24वें चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, 24वें चुनाव आयुक्त हैं। NB रमन, NB रमन चीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। EPIC, EPIC का पूर्ण नाम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड,
इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चुनाव आयोग के द्वारा। क्लियर है। अगला है इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, स्टार्स परियोजना, याद रखिएगा। भारत के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत कार्यान्वित की जाने वाली एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना है। एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना है स्टार्स परियोजना। इसका मतलब स्टार्स का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस। रिजल्ट फॉर स्टेटस, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड स्ट्रेंथ फॉर एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस। स्टार्स परियोजना शिक्षा मंत्रालय की एक परियोजना है। स्टार्स परियोजना अध्यापकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्ट्रेंथिंग टीचिंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड स्ट्रेंथ फॉर रिजल्ट्स फॉर स्टेटस। वे 6 राज्य जहां स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशासन में सुधार हेतु स्टार्स परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं राजस्थान। फिर से सुनिए, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं राजस्थान। यहाँ पे स्टार्स परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। क्लियर है। भारत ने स्टार्स परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग के लिए समझौता हस्ताक्षरित किसके साथ किया है? विश्व बैंक के साथ। किसके साथ? विश्व बैंक के साथ। स्टार्स परियोजना की कुल लागत 5718 करोड़ रुपए है, जिसमें से विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि है 3700 करोड़ रुपए, लगभग 500 मिलियन डॉलर। कौन देगा? विश्व बैंक देगा स्टार्स परियोजना के लिए। स्टार्स परियोजना के लिए। क्लियर है। वर्ष 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1994 को। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1994 को। देखिए, भारत में पोलियो के अंतिम मामले दर्ज किए गए थे कब? 13 जनवरी 2011 को, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। क्लियर है। देखिए, वर्ष 1697 में असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित हिमबस्ती गांव में आए भूकंप को इतिहासकारों ने क्या नाम दिया था? सदिया भूकंप आया था। कौन सा भूकंप? सदिया भूकंप। ओके। वह संस्थान जिसके वैज्ञानिकों द्वारा हिमबस्ती गांव और अरुणाचल प्रदेश में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप सदिया भूकंप के प्रथम भूगर्भीय साक्ष्य प्राप्त हुए। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, देहरादून। ओके। अब अगला है भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी लद्दाख में। कहाँ की जाएगी? फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना लद्दाख में की जाएगी। क्लियर है। लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना के लिए ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह एवं ओएनजीसी के मध्य। क्लियर है। त्रिपक्षीय समझौता है किसके किसके बीच में? लद्दाख के बीच में, और लद्दाख का स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद है लेह में, और ओएनजीसी के मध्य। क्लियर है। 7 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के डोभी से, कहाँ से? डोभी से, बिहार के डोभी से, ठीक है, और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक 348 किलोमीटर के लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड को राष्ट्र को समर्पित किया, जो कि किसका भाग है? प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का। किसका भाग है? प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का। क्लियर है। अगला, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत पाइपलाइन की कुल लंबाई है 3384 किलोमीटर। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत पाइपलाइन की कुल लंबाई है 3384 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, आईएएस, आईपीएस
तथा IFS के जम्मू एवं कश्मीर कैडर का AGMUT, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी कैडर से विलय करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अधिनियम है 25 फरवरी 2021 का जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2021 AGMUT, ठीक है। गुरिल्ला या जंगल युद्ध जैसे अभियानों के माध्यम से उग्रवादियों, विद्रोहियों आदि से निपटने हेतु गठित CRPF का विशेष बल, जिसमें पहली बार 34 महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को भी शामिल किया गया। कब? 2021 फरवरी में। कोबरा नाम है उसका, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोरिल्ला जंगल युद्ध जैसे अभियानों के माध्यम से उग्रवादियों, विद्रोहियों आदि से निपटने हेतु गठित CRPF का विशेष बल, जिसमें पहली बार 34 महिला कर्मियों को भी शामिल किया गया है। उन क्या नाम है उसका? कोबरा। 6 फरवरी 2021 को शामिल किया गया। कोबरा इसका फुल फॉर्म होता है कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन। कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन, कोबरा। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, क्लियर है? कोबरा। अगला है असम में राजमार्गों एवं प्रमुख जिला सड़कों को से संबंधित कार्यक्रम, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। कब? 7 फरवरी 2021 को। क्या नाम है उसका? असोम माला। क्या नाम है? असोम माला। क्या नाम है उसका? असोम माला। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु उत्तराखंड राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के मध्य हस्ताक्षरित एक समझौता विज्ञापन के तहत साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? देहरादून में। किसकी किसकी पहल है ये? उत्तराखंड राज्य परिषद और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की, ठीक है, पहल है, जिसके तहत साइंस सिटी देहरादून में बनाई जाएगी। मंत्रिमंडल की संपूर्ण कार्य प्रणाली को कागज रहित बनाने के माध्यम से ई कैबिनेट का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य बना। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट, ठीक है, ई कैबिनेट का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपका हिमाचल प्रदेश। बौद्धिक संपदा, साक्षरता और पेटेंट के संबंध में जागरूकता के सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च अभियान है कपिला। भारत सरकार द्वारा लॉन्च अभियान कौन सा है? कपिला। कपिला का पूर्ण रूप क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। अगला, गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना को बढ़ावा देने हेतु एक गोवर्धन एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया 3 फरवरी 2021 को। गोवर्धन एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया कब? 3 फरवरी 2021 को, ठीक है। गोवर्धन एकीकृत पोर्टल। गोवर्धन योजना का पूर्ण रूप क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है। किस सरकार की पहल है? हरियाणा सरकार की पहल है। हरियाणा सरकार की पहल है गोवर्धन योजना। देश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन कौन सा है? कृतज्ञ, ठीक है। तो कृतज्ञ का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, क्री, टी त और GYA। क्री का मतलब किसान, कृषि, टी का मतलब तकनीकी और ज्ञा का मतलब ज्ञान। कृषि तकनीकी ज्ञान, इसका मतलब होता है कृतज्ञ का मतलब। क्री से कृषि, तो से तकनीकी, ग से ज्ञान, कृतज्ञ, ठीक है। तो नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है। भारत के पहले MUT क्लिनिक का शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? PGI-MER चंडीगढ़ द्वारा, ठीक है, PGI-MER चंडीगढ़ के द्वारा। कृतज्ञ, कृषि, तकनीकी ज्ञान। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने नए एम्स की स्थापना को स्वीकृति दी गई है? तो 22। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 22 नए एम्स की मंजूरी दी गई है।
वर्ष 1896 में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ किया गया रामकृष्ण मिशन का मासिक जर्नल, जिसकी स्थापना 125वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है, वो प्रबुद्ध भारत, क्या नाम है उसका, प्रबुद्ध भारत। भारत के उच्चतम न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति द्वारा लॉन्च कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान पोर्टल है, उसका नाम है सुपेस, क्या नाम है, सुपेस, ठीक है, सुपेस उसका नाम है। सुपेस पोर्टल का पूर्ण रूप है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति द्वारा लॉन्च कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान पोर्टल कौन सा है, सुपेस। तो सुपेस का जो मतलब है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। एक देखिए बीमा संशोधन विधेयक 2021 ये संसद द्वारा पारित किया गया है, जिसमें भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। तो जो FDI है, भारतीय बीमा क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको 49% था पहले, इसको बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। क्लियर है। बीमा संशोधन विधेयक 2021 द्वारा संशोधन किया गया, क्या, बीमा अधिनियम 1938 में। किसमें संशोधन किया गया, बीमा अधिनियम 1938 में। अगला है गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत 2 डॉक्टरों की सलाह पर इस अवधि तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है, 20 से 24 सप्ताह तक, 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है, ठीक है। उक्त अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में हुआ था। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम को संशोधन किया गया 1971 में। मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2021, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त कब हुई थी, 11 मार्च 2021 को, ठीक है। द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी, 11 मार्च 2021 को। क्लियर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देखिए काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। ये जो काला नमक चावल है, ये देखिए उत्तर प्रदेश का है न्यूज़, तो इम्पोर्टेंट भी है। तो काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, 13 से 15 मार्च 2021 को किया गया। इसका आयोजन सिद्धार्थनगर जिले में, तो काला नमक चावल का आयोजन सिद्धार्थनगर जिले में किया गया है। ओके, क्लियर है बात। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा की गोवर्धन तहसील स्थित महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के वर्तमान नाम महमूदपुर को बदलकर 8 अप्रैल 2021 को परासौली कर दिया गया। देखिए मथुरा में गोवर्धन तहसील है और वहाँ पे जो सूरदास की कर्मस्थली थी महमूदपुर, उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम परासौली कर दिया गया। क्या कर दिया गया, परासौली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की किस तहसील के अंतर्गत सूरदास की कर्मस्थली का नाम बदल करके परसौली कर दिया गया है, तो परासौली कहाँ कर दिया गया, महमूदपुर का नाम बदलकर। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित कहाँ किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ये मतलब इंटरनेशनल लेवल का रामायण संग्रहालय होगा और सांस्कृतिक केंद्र ये स्थापित किया जाएगा राम स्नेही घाट उत्तर प्रदेश में, ठीक है, राम स्नेही घाट उत्तर प्रदेश में। देखिए यूपी के हैं न्यूज़, तो जो आगामी परीक्षाएं यूपी में आयोजित होंगी उसके लिए महत्वपूर्ण भी हैं ये। तो राम स्नेही घाट उत्तर प्रदेश में रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया, कब किया, गोरखपुर में किया, कब, 27 मार्च 2021 को। केला महोत्सव कहाँ का है, क से केला क से कुशीनगर, याद रखिएगा, ठीक है, केला कुशीनगर का है, ठीक है। वनवासी समागम का आयोजन किया गया कहाँ पे, सोनभद्र में, ठीक है। सोनभद्र में कौन सी जाति पाई जाती है, गौड़ जाति, ठीक है। तो वनवासी समागम का आयोजन कहाँ किया गया, आपका सोनभद्र में आयोजन किया गया। क्लियर है। तो अगला प्रश्न है महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PSC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की गई 20 मार्च 2021 को।
तो किस सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उनके द्वारा प्रस्तावित 3 पीएसी महिला बटालियन का नाम, जिन 3 महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर होगा, रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई। इन तीनों के नाम पर क्या किया जाएगा? महिला बटालियन का नाम रखा जाएगा। रानी अवंतीबाई, उदा देवी और झलकारी बाई। ठीक है, अवंतीबाई महिला बटालियन, उदा देवी महिला बटालियन तथा झलकारी बाई महिला बटालियन की स्थापना की जाएगी। देखिए, बदायूं में की जाएगी किसकी? अवंतीबाई महिला बटालियन की। लखनऊ में किसकी की जाएगी? उदा देवी महिला बटालियन की। गोरखपुर में किसकी स्थापना की जाएगी? झलकारी देवी महिला बटालियन की, गोरखपुर में। क्लियर है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के भाग के रूप में उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर प्रदेश यूपीएफपीओ, ठीक है, उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गोरखपुर में। यूपीएफपीओ कहाँ लॉन्च किया गया? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश पावर उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एनटीपीसी लिमिटेड की प्रथम इकाई, जिसने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान देश की सभी ताप विद्युत इकाइयों की तुलना में 100.24% उच्चतम प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त किया, सिंगरौली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होगा सिंगरौली। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 2021 को। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने हेतु लॉन्च योजना कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। गणतंत्र दिवस परेड 2021 के दौरान सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? यूपी को ही प्राप्त हुआ था। लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग, टेक ऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पर 3 हवाई पट्टियों वाला भारत का प्रथम राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में तीसरी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है कहाँ पे? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, कुरेभार सुल्तानपुर के निकट पर। ठीक है, यहाँ पे तीसरी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेस पर मथुरा के निकट एक हवाई पट्टी बनाई गई है और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के निकट एक हवाई पट्टी बनाई गई है। जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रत्येक जमीन का 16 अंक का यूनिकोड जारी करने का निर्णय लिया है यूपी की गवर्नमेंट ने। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद योजना के तहत निर्मित दूसरा क्रूज पोत जो 30 जनवरी 2021 को वाराणसी पहुंचा। यूपी टूरिज्म फेरी को डिजाइन एवं निर्मित किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने इसको डिजाइन किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। अब देखिए, विश्व से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं हैं उनको देखेंगे हम लोग। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी की गई, 2 मार्च 2021 को जारी की गई थी। इसमें एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति $197 बिलियन है। भारत में मुकेश अंबानी 8वें स्थान पे, भारत के मुकेश अंबानी 8वें स्थान पे, इनकी कुल संपत्ति $43 बिलियन है। ठीक है। भारत में अरबपतियों की संख्या 177 है इस लिस्ट के अनुसार। ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस पहल में शामिल हुआ है। विप्रो लिमिटेड शामिल हो गया इसमें। क्लियर है। और महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट, महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट 2021 जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। तो महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। और महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट 2021 के अनुसार महिलाओं को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है, केवल 10 राष्ट्रों में। ठीक है। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा घोषित वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में अग्रणी देश है। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में अग्रणी देश कौन सा है? आपका चीन है। देखिए, निकोलस सरकोजी जो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा सुनाई गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया निकोलस सरकोजी। लाल चावल की पहली खेप को रवाना किया गया असम से। ठीक है,
ये संयुक्त राज्य यूएसए के लिए लाल चावल की पहली खेप को असम से रवाना किया गया है। और 5 मार्च 2021 को उड़ीसा के चांदीपुर, ठीक है, चांदीपुर इम्पोर्टेंट है, स्थित एकीकृत परीक्षण लेन से डीआरडीओ द्वारा एसएफडीआर प्रौद्योगिकी का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। एसएफडीआर का पूर्ण रूप क्या है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। देखिए, सार्वजनिक राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण जो सार्वजनिक स्थलों में सभी प्रकार के बुर्के, घूंघट इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने वाला देश हो गया है श्रीलंका। इसने मतलब पूरा प्रतिबंध लगा दिया कि भाई आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पे बुर्का, घूंघट घूंघट पहन के नहीं जाना है, ठीक है। तो श्रीलंका ने इस पर रोक लगा दिया है, ठीक है। 11 सांगे ज्वालामुखी। देखिए, सांगे ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये कहाँ पे विस्फोट हुआ है? इक्वाडोर में इसका विस्फोट हुआ था, सांगे ज्वालामुखी का। ब्रिटेन में कोविड-19 लॉकडाउन के आरंभ की प्रथम वर्षगांठ को नेशन डे ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में मनाया गया। देखिए भैया, यहाँ कोविड-19 से समस्या से आदमी ग्रसित है, वहाँ पे नेशन डे ऑफ रिफ्लेक्शन भी मनाया जाने लगा 23 मार्च 2021 को, ठीक है। पहला क्वाड लीडर्स समिट आभासी तौर पर आयोजित किया गया 12 मार्च को। प्रथम क्वाड लीडर्स वर्चुअल समिट में प्रतिभाग किया किसने? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं अमेरिका, ठीक है। जय याद रखिएगा, जय जापान, अमेरिका, इंडिया और ठीक है, जय ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, ठीक है। जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया प्रथम क्वाड लीडर्स वर्चुअल समिट में प्रतिभाग किया। 100 उभरते हुए नेतृत्वकर्ताओं की द्वितीय वार्षिक टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची जारी की गई 17 फरवरी 2021 को, ठीक है। तो देखिए, अगला प्रश्न है, टाइम 100 नेक्स्ट सूची 2021 में शामिल भारतीय मूल के कौन कौन से व्यक्ति हैं? विजय गड्डे हैं, ट्विटर के प्रमुख अधिकारी, ऋषि सनक है, यूके के वित्त मंत्री, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भीम आर्मी के प्रमुख, और अपूर्वा मेहता हैं, इंस्टाकार्ट के संस्थापक, शिखा गुप्ता हैं, गेट यूएसपीपी के कार्यकारी निदेशक, रोहन पाउलरी हैं, यूपी सॉल्व के संस्थापक। देखिए, वर्ष 2021 के लिए फोर्ब्स वुमन अफ्रीका यंग अचीवर्स पुरस्कार प्रदान हुआ है वर्ष 2021 के लिए। तो राबिया घुर को ये पुरस्कार दिया गया, राबिया घुर को 2021 के लिए फोर्स वुमन अफ्रीका यंग अचीवर्स पुरस्कार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए? तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मोदी जी शामिल हुए हैं। क्लियर है? अब देखिए, अगला प्रश्न है कि इंडो कोरियन द्विपक्षीय दोस्ती पार्क, इंडो कोरियन बायलैटरल फ्रेंडशिप पार्क, ये कहाँ बनाया गया? अभी रिसेंटली बनाया गया इसको, कहाँ पे? दिल्ली कैंट में। और हाल ही में भारत समर्थित कोएलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, ठीक है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, ये यूरोपीय संघ द्वारा बनाया गया है, ठीक है। भारत समर्थित CDRI में शामिल होने वाला संघ है। कौन सा? यूरोपीय संघ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स है। इसके अनुसार देखिए, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के तहत यातायात स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा यातायात संकुलन वाला शहर जो है मॉस्को रूस का है, जहाँ का संकुलन स्तर कितना है? 54% है। और हिंदुस्तान में जो है 10 शहरों को शामिल किया गया, ठीक है। सिर्फ 10 शहरों में शामिल है आपका मुंबई है दूसरे स्थान पर, बेंगलुरु है 6वें स्थान पर, नई दिल्ली 8वें स्थान पर, ठीक है, मुंबई दूसरे स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। और तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर, और तीसरे नंबर पर आपका कौन सा है? तीसरे नंबर पे जर्मनी है आपका, ठीक है। जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 85वां है, लेकिन विकिपीडिया के सोर्स के अनुसार 90 है भारत की रैंकिंग, 19th है, ठीक है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 90 है। और डेटाबेस कंपनी नुम्बियो द्वारा जारी देशों के क्राइम इंडेक्स 2021 के अनुसार सर्वाधिक अपराध दर्ज किए जाने वाला 3 देश है कौन सा? वेनेजुएला, पापुआ न्यू गिनी और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक अपराध होते हैं। नुम्बियो द्वारा जारी क्राइम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 67वां,
क्राइम के मामले में भारत का स्थान कितना है? 67 है भारत का स्थान। प्रवासी कहाँ रहते हैं? वो अमेरिका में रहते हैं, उसके बाद जर्मनी है, सऊदी अरब है। ठीक है, 2020 के आंकड़ों के अनुसार वह देश जहाँ जन्मे व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या अन्य देशों में निवास करती है। भारत 18 मिलियन जो है अन्य देशों में निवास करती है। ठीक है, 18% अन्य देशों में निवास करती है। अब देखिए, फिलिस्तीन एक ऐसा देश है जहाँ पे राष्ट्रीय चुनाव कराने की घोषणा की गई है 14 वर्ष बाद। 22 मई से 31 अगस्त 2021 के मध्य राष्ट्रीय चुनाव कराने की घोषणा की गई। 14 साल बाद फिलिस्तीन में चुनाव हो रहा है। कितने साल बाद? 14 साल बाद। ठीक है, 14 साल बाद फिलिस्तीन में चुनाव हो रहा है। ठीक, अडॉप्शन गैप रिपोर्ट। देखिए, अडॉप्शन गैप रिपोर्ट इस 2020 का 5वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी? डॉक्टर हर्षवर्धन थे, जो परिवार कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने की थी। G7, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? मतलब कहाँ आयोजित किया गया? एक तरह से 11 से 13 जून को यूके में आयोजित किया गया था। यूके में कहाँ पे? कार्बिस बे, कार्नवाल, यूके में आयोजित किया गया था इस बार। यूके द्वारा 47वें G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया एवं दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया एवं दक्षिण अफ्रीका को। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय बिल्ड बैक बेटर था। G7 शिखर सम्मेलन का क्या विषय था? बिल्ड बैक बेटर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? जो बाइडेन ने। उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस ने। उपराष्ट्रपति 49वां है, राष्ट्रपति 46वां है। तो 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने और 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस ने शपथ लिया। क्लियर है? G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? यूके में। यूके के किस स्थान पे? कार्नवाल में, कार्बिस बे, कार्नवाल में। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर इस बार का थीम था। अतिथि देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया को, भारत को, दक्षिण कोरिया को एवं दक्षिण अफ्रीका, इन 4 देशों को बुलाया गया था। देखिए, अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में शीर्ष स्थान जिस देश को प्राप्त हुआ है? अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की 5वीं वार्ता संपन्न हुई थी 20 जनवरी। कौन सी वार्ता थी ये? 20 जनवरी को 5वीं वार्ता संपन्न हुई थी। हावड़ा कालका एक्सप्रेस जो चलती है हावड़ा से कालका तक, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, इसका नाम नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। 20 जनवरी 2021 को पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता वर्चुअली आयोजित की गई भारत और यूरोपीय संघ के बीच। नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि। संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि है। संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि कब लागू हुई? 22 जनवरी 2021 से लागू हुई है। सामरिक रूप से आक्रामक हथियारों की कटौती एवं सीमा बंधन के लिए उपायों पर अमेरिका एवं रूस के मध्य हस्ताक्षरित संधि कौन सी है? न्यू स्टार्ट संधि। कौन सी संधि है? न्यू स्टार्ट संधि। ओके, न्यू स्टार्ट संधि प्रभावित कब हुई थी? 5 फरवरी 2011 को। न्यू स्टार्ट संधि का मूल निर्धारित अवधि थी 5 फरवरी 2021 तक। ओके, अमेरिका एवं रूस ने आपसी सहमति के आधार पर न्यू स्टार्ट संधि को अगले 5 वर्षों तक विस्तारित किया है और अब यह संधि प्रभावी रहेगी 4 फरवरी 2026 तक। कब तक? अमेरिका और रूस के बीच में न्यू स्टार्ट संधि हुई है। ठीक है, अमेरिका और रूस के बीच में आक्रामक हथियारों की कटौती एवं सीमा बंधन के लिए। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष को लॉन्च किया गया 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में। ठीक है, भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष को लॉन्च कब किया गया? 28 जनवरी 2021 को। क्लियर है? देखिए, भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में घोषित कौन सा है? 2021-22 को किया गया है इसको भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में घोषित। अब देखिए, अगला प्रश्न है, विश्व का अग्रणी सिविल सोसाइटी संगठन जिसके द्वारा 26वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में रैंक प्रदान की गई किसको? 180 देशों या क्षेत्रों को। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है किसको? डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड, दोनों का स्कोर क्या है? 88 है। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में दोनों को रैंक 1 मिला है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन से हैं? सोमालिया एवं दक्षिण सूडान। भारत की रैंकिंग क्या है? 86वां है भारत की रैंकिंग। 86 नंबर पे इंडिया है 2020 में। 2019 में तो 80वें नंबर पे था। ठीक है, तो और गिर गया भारत का स्तर। कोरोना वायरस का 100वां पुष्ट मामला प्राप्त होने के बाद 43 हफ्तों में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में देशों के प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। कोविड प्रदर्शन सूचकांक, कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखिए, कोविड प्रदर्शन सूचकांक का नवीनतम संस्करण जारी किया गया किसके द्वारा? लोवे इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक द्वारा। इसमें 2 देशों की सूची में शीर्ष स्थान भूटान को प्राप्त हुआ है। ठीक है, नवीनतम कोविड प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 87 है। भारत में बांग्लादेश के मध्य दूसरी काउंसुलर वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। काउंसुलर वार्ता का आयोजन। ठीक है, नंबर 1 पे भारत है कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और नंबर 1 पे भूटान है, और 87वें नंबर पे भारत है। देखिए, अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में प्रतिकूल मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में भारत का स्थान क्या है? 7वां है। भारत का स्थान क्या है? 7वां है। देखिए, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया गया किसके द्वारा? जर्मन वाच के द्वारा, पर्यावरण से संबंधित थिंक टैंक द्वारा। 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 में। ठीक है, तो क्लाइमेट एडाप्टेशन जो समिट हुआ था 2021 में कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में CAS हुआ था, क्लाइमेट एडाप्टेशन समिट। क्लाइमेट एडाप्टेशन समिट 2021 की आयोजन अवधि 25 से 26 जनवरी थी। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कौन? काजा खल्लास। ठीक है, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके दोनों शीर्ष पदों राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री पर महिलाएं विराजमान हैं। एस्टोनिया, राष्ट्रपति केर्स्टी कलजुलैद। ठीक है, देखिए, नेपाल सरकार द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का आवंटन किया गया सतलज जल विद्युत निगम को लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का कार्यभार सौंपा गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, इसकी क्षमता कितनी है? 680 मेगावाट। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना की क्षमता 680 मेगावाट, 679 मेगावाट। ठीक है, देखिए, उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वाला, छोड़ दीजिए। विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? सतत शिखर सम्मेलन का हमारे साझा भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए सकुशल एवं सुरक्षित पर्यावरण। ओके, सभी के लिए सकुशल एवं सुरक्षित पर्यावरण। ओके, अगला है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया 2 फरवरी 2021 को। देखिए, लोकतंत्र सूचकांक जो है ना, लोकतंत्र सूचकांक, भारत का स्थान 53वां है, और भारत को वर्गीकृत किया गया है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में शामिल 167 देशों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है नॉर्वे को। ठीक है, भारत का स्थान कितना है? नॉर्वे को। भारत का स्थान कितना है इसमें? 53। 2 फरवरी 2021 को लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया। 53 है भारत की रैंकिंग। नंबर 1 पे नॉर्वे। फिर अगला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से प्रथम आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का आयोजन कब से कब? 1 से 4 फरवरी 2021 के मध्य आयोजित किया गया है इसका। अगला है, देखिए, उत्तरी सागर में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की घोषणा की है डेनमार्क ने। देखिए, UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के साथ पर्यवेक्षक के रूप में जोड़ने की घोषणा की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने UNHRC
की सदस्यता वो 2018 में त्याग दी थी। ठीक है, 2018 में त्याग दी थी। काबुल शहर के लोगों की सुरक्षित पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति, निकटवर्ती क्षेत्रों की सिंचाई हेतु जल विद्युत उपलब्ध कराने आदि उद्देश्य से अफगानिस्तान में निर्मित होने वाला बांध का है शहतूत बांध। कहाँ पे निर्मित होने वाला बांध है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में शहतूत बांध के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं मिनी रत्न कंपनी वापकोस लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित बांध, जिसका उद्घाटन जून 2016 में किया गया, सलमा बांध था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं मिनी रत्न कंपनी वापकोस लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित बांध, जिसका उद्घाटन जून 2016 में किया गया था, सलमा बांध था। भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध भी जिसको कहते हैं। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? गिलेर्मो लासो मेंडोजा। गिलेर्मो लासो मेंडोजा। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तहत विश्व की 60 सर्वाधिक नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग जारी की गई। इसमें देखिए जो शीर्ष स्थान प्राप्त देश हैं दक्षिण कोरिया है, सिंगापुर एवं स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में 50वां है। ठीक है, 2021 में 50वां स्थान है। 2054 में भारत का स्थान 2020 में 54वां था। ठीक है, कश्मीर एकता दिवस पाकिस्तान के द्वारा मनाया जाता है। कब? 5 फरवरी को मनाया जाता है। न्यूयॉर्क विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत 5 फरवरी की तिथि को कश्मीर अमेरिकन घोषित किया गया है। ठीक है, आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 8वीं बैठक की सह-अध्यक्षता भारत एवं कंबोडिया ने की थी। साथ में अध्यक्षता की थी क्या? पर्यटन मंत्रियों की 8वीं बैठक के सह-अध्यक्षता। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में गठित संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई भारत एवं बहरीन के मध्य। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में गठित संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक। व्यापार एवं निवेश पर प्रथम उच्च स्तरीय संवाद आयोजित हुआ था भारत एवं यूरोपीय संघ के मध्य। देखिए, श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने हेतु वर्ष 2019 में हुए त्रिपक्षीय समझौते से इन दो देशों को अलग कर दिया है भारत एवं जापान को। ठीक है, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार भारत एवं जापान के सहयोग से कोलंबो बंदरगाह पर विकास किया जाएगा। ठीक है, कोलंबो बंदरगाह पर विकास किया जाएगा वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का। अब ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की जगह वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का विकास किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट। मरणासन स्थिति वाले मरीजों के लिए इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला चौथा यूरोपीय देश स्पेन बन गया है। इसके पहले नीदरलैंड, बेल्जियम एवं लग्जमबर्ग पहले से ही ये प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई मूल की राष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, कमला दीदी। 49वें नंबर पर कमला बुआ, तो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है। 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी कुछ बाकी है, अगला मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें इसको कंप्लीट करूंगा।